वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान में भारतीय बिरादरी से किया खिताब। दोनों मुल्कों की सकाफती मुमासलत पर डाली रोशनी। कहा कि मजहबी व सकाफती तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान गहरा रिश्ता। भारत की तरक्की में जापान के रोल को सराहा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने क्वाड रुकन ममालिक के साथ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी का किया आगाज। भारत, जापान, अमेरिका समेत 13 ममालिक में आईपीईएफ के रुकन ममालिक आईपीईएफ के जरिए इंडो पैसिफिक के खित्ते के ममालिक के दरमियान बढ़ेगा ताउन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में जापानी कारोबारी घरानों के साथ की गोलमेज मीटिंग। जापान की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी हुई मुलाकात। पीएम मोदी ने टेलीकॉम सेक्टर में की एनईसी के किरदार की सताइश। एनईसी के साथ भारत में नई और उभरती टेक्नोलॉजियों में मौक़ों पर भी हुई बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म क्वाड सरबराही इजलास में लेंगे हिस्सा। साथ ही भारत जापान के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अपने जापानी हम मनसब फ्यूमियो किशीदा के साथ करेंगे दो तरफा मीटिंग। अमेरिका के सदर जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बेंस के साथ भी होगी दो तरफा मुलाकात। 21 जून को मनाया जाने वाले बैनुल-अक़वामी यौम योग की तैयारियां जोरों पर। मैसूर में मुनक़िद होने वाला अहम प्रोग्राम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लेंगे हिस्सा। मुल्क भर के 75 मशहूर मकामात पर भी योगा फेस्टिवल का इनेकाद। तकरीब से जुड़ेंगे तकरीबन 25 करोड़ लोग। वाराणसी के जिला जज की अदालत में हुई ज्ञान वापी केस की समाअत। अगली समाअत पर कल होगा फैसला। जिला जज की अदालत में समाअत का सुप्रीम कोर्ट ने दिया था हुक्म। और इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया कप मर्द हॉकी चैंपियनशिप में रवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जारी। भारतीय टीम लाकड़ा की कप्तानी में उतरी है मैदान में। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान दौरे पर भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब किया। दोनों ने जापान को भारत का फितरी शराकतदार बताते हुए तरक्की के सफर में जापान के रोल की सताइश की। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अज़्म सिर्फ भारत तक महदूद नहीं है। आत्मनिर्भरता का ये हमारा संकल्प सिर्फ भारत के लिए है ऐसा नहीं है। ये एक स्टेबल, ट्रस्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आज पूरी दुनिया को यह एहसास हो रहा है कि जिस स्पीड और स्केल पर भारत काम कर सकता है वो अभूतपूर्व है। हमारी इस कैपेसिटी के निर्माण में जापान एक अहम भागीदार है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ये भारत जापान के सहयोग के बहुत बड़े उदाहरण हैं। हमने भारत में एक स्ट्रांग और रेजिलिएंट रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी की पहचान बनाई है। उसको बीते 8 सालों में हमने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान में मुल्क की आशा बहनों के ताउन को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत की लाखों आशा बहनें मैटरनल केयर से लेकर वैक्सीनेशन तक, पोषण से लेकर स्वच्छता तक और मुल्क की सेहत मुहिम को रफ्तार दे रही हैं। साथियों, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए भारत अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। दूर सुदूर क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए देश भर में लाखों नए वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। भारत की लाखों आशा बहनें मैटरनल केयर से लेकर के वैक्सीनेशन तक, पोषण से लेकर के स्वच्छता तक देश के स्वास्थ्य अभियान को गति दे रही है। मैं आज जापान की धरती से हमारी सभी आशा वर्कर बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान से हमारा रिश्ता सलाहियत का है, एहतराम का है। उन्होंने आगे कहा कि जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बोध का है, ज्ञान का है और ध्यान का है। भारत के विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है। जापान से हमारा रिश्ता सहयोग का है, अपनेपन का है और इसलिए एक प्रकार से इस रिश्ता हमारा सामर्थ्य का है। ये रिश्ता सम्मान का है और ये रिश्ता विश्व के लिए साझे संकल्प का भी है। जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बोध का है, ज्ञान का है। हमारे महाकाल है तो जापान में दाइकोकुतेन है। हमारे ब्रह्मा है तो जापान में बोनतेन है। हमारी मां सरस्वती है तो जापान में बेंजाइतेन है। हमारी महादेवी लक्ष्मी है तो जापान में किचिजोतेन है। तो हमारे गणेश हैं तो जापान में कानगीतेन है। जापान में अगर जैन की परंपरा है तो हम ध्यान को, मेडिटेशन को आत्मा से साक्षात्कार का माध्यम मानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में जापान के कारोबारी रहनुमाओं के साथ एक गोल मेज मीटिंग भी की। सनती घरानों से मुलाकात में भारत में सरमायाकारी समेत कई दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले टोक्यो में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने NEC कॉरपोरेशन के सदर डॉक्टर नोबुहारो एंडो, यूनिक्लोव के सदर और CEO तदाशी यानाई, सुजुकी मोटर्स के मुशीर ओसामो सुजुकी से टोक्यो में मुलाकात की। कारोबारी रहनुमाओं के साथ मुलाकात के दौरान PM मोदी ने उन्हें मुल्क में होने वाली इस्लाहात के बारे में मालूमात देने के साथ सरमायाकारी की दावत दी। भारत जापान तिजारती शराकतदारी को आगे बढ़ाना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के एजेंडे की अव्वलीन तरजीहात में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे जापान के दौरान NEC कॉरपोरेशन के चेयरमैन नोबुहारो एंडो से मुलाकात की। PM मोदी ने भारत के टेलीकॉम सेक्टर में NEC के किरदार की तारीफ की और भारत में नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया। NEC कॉरपोरेशन के सदर एंडो ने भारत के स्मार्ट शहरों, उभरती हुई टेक्नोलॉजी और भारत में जापानी सीखने की हौसला अफजाई के लिए इख्तराई कोशिशें जैसे शोबों में मौक़ों के बारे में बात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत में इस्लाहात के लिए उठाए गए इक़दामात के साथ साथ डिजिटल लर्निंग, फिनटेक, इंफ्रा और लॉजिस्टिक नेटवर्क्स जैसे शोबों में मौक़ों के बारे में भी बात की। We are talking about how to implement the DX and how to contribute to the smart city as well. And currently, President has quite a lot of the plans in the area of the educations and the logistics, and also there are some other areas. He has quite a strong intention to develop and enhance the DX capability in India in order to improve the DX capability in India. So we are very happy to contribute to those areas. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूनिक्लो के सदर और CEO तदाशी यानाई से मुलाकात की। तदाशी यानाई की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान यानाई ने भारत के लोगों के कारोबारी जज्बे की तारीफ की। PM मोदी ने यानाई से कहा कि वो टेक्सटाइल सेक्टर को मज़ीद मजबूत करने के मकसद के साथ PM मित्र योजना में हिस्सा लें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन के मुशीर ओसामो सुजुकी से मुलाकात की। मुल्क की तरक्की की कहानी में ब्रांड एम्बेसडर का किरदार अदा करने वाले सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन के मुशीर के साथ मुलाकात के दौरान PM मोदी ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सुजुकी की तब्दीली लाने वाले किरदार की तारीफ की। इस दौरान भारत में सरमायाकारी, इख्तरात, रीसाइकलिंग मराकज़ के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड डायरेक्टर मासायुशी सोन से मुलाकात की। भारत में जापानी सरमायाकारी को मजीद फरोग देने के मकसद से की गई मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मासायुशी सोन और भारत के स्टार्टअप सेक्टर में सॉफ्ट बैंक के किरदार की तारीफ की। इस दौरान टेक्नोलॉजी, तवानाई, मालियात, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत में सॉफ्ट बैंक के मुस्तकबिल की शिराकतदारी पर मरकूज तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर जो बाइडन, जापानी वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशीदा के साथ टोक्यो में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यूनिट में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत एक जामे लचकदार इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक मॉडल बनाने के लिए सबके साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान एतमाद, शफाफियत और वक्त की पाबंदी होनी चाहिए। ये बहरे हिंद बहरुल काहिल खित्ते में तरक्की, अमन और खुशहाली की राह हमवार करेगा। रेजिलियंट सप्लाई चेन्स के 3 मुख्य आधार होने चाहिए: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। मुझे विश्वास है कि यह फ्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। वाराणसी के जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी मामले की आज समाअत हुई। इस मामले में अदालत का हुक्म कल यानी कि मंगल को आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब तमाम नजरें जिला जज की अदालत पर लगी हुई हैं। अदालत को इस मामले की 8 हफ्तों में समाअत करने की हिदायत दी गई है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश की अदालत में ज्ञानवापी कैंपस में मां श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की इजाजत देने और दीगर देवताओं के तहफ्फुज के लिए दायर मुकदमे की समाअत हुई। इस दौरान अदालत के अहाते और एतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। समाअत की अगली तारीख क्या होगी, इस पर फैसला कल आएगा। एक कार्रवाई मंसूबा बनाया जाएगा जिसकी बुनियाद पर मामले की मजीद समाअत की जाएगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड पे पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए, तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी। किस ऑर्डर में सुना जाएगा और कब अगली सुनवाई की तारीख है, ये सारी बातें कल पता चलेंगी। कोर्ट ने अपना जजमेंट आज सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गुज़िश्ता माह की 15 तारीख को एक सरपंच के कत्ल में मुलव्विस 3 दहशतगर्दों को पकड़ा है। बारामूला के एसएसपी रईस मोहम्मद भट्ट ने बताया है कि सरपंच के कत्ल के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी थी। काफ़ी कोशिशों के बाद पुलिस ने तीनों दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने बताया है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असला बरामद हुआ है। On 15th April 2022, just about an hour before Iftar, because it was the month of Ramzan, unknown terrorists had fired upon one Mr. Manzoor Ahmed Bangru. He was the sarpanch of Goshbug, village of Palhal and Patan. In this, we have arrested 3 hybrid terrorists. We have recovered 3 Chinese pistols from these individuals, along with 3 magazines, 2 grenades, and 32 rounds of the pistols. मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में पुलिस ने ममनुआ दहशतगर्द तंजीम द रेसिस्टेंस फ्रंट के 2 मकामी दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। इस तंजीम को लश्कर तैयबा की शाख के तौर पर जाना जाता है। पुलिस ने उनके पास से काबिल एतराज मवाद, असला और गोला बारूद बरामद किया है, जिनमें 15 पिस्तौल, 30 मैगजीन और 1 साइलेंसर समेत 300 गोलियां शामिल हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने बताया है कि मुतालिका थाने में केस दर्ज करने के बाद जरूरी जांच शुरू कर दी गई है। कल दिन में श्रीनगर पुलिस टेक्निकल इनपुट से एक ऑपरेशन लॉन्च किया था छानपुरा श्रीनगर के आउटर स्कर्ट एरिया में। तो उसमें एक आमिर गनी है हाइब्रिड टेररिस्ट, जिसका ऑनलाइन कोड मूसा है, उसके घर पर छापा मारा गया। तो वहाँ से 2 टेररिस्ट को पकड़े हम लोग। उसके पास से 15 पिस्टल, 30 मैगजीन और 300 राउंड एमुनिशन, 1 साइलेंसर मिला है। अभी देखने से लगता है यह टर्की स्मैश पिस्टल है, TP9 मॉडल का 9mm का पिस्टल है
और ये जितने हैवी टेररिस्ट श्रीनगर सिटी में टारगेटिंग के लिए करते उसको देना था। और ये श्रीनगर पुलिस के बहुत कमाई की बात है, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ा हादसा होने से रोक। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान वजीर दाखिला की एहलिया भी उनके साथ थी। वजीर दाखिला ने म्यूजियम में रखी तारीखी दस्तावेजात के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ वज़राए आज़म से मुताल्लिक़ यादगारों को भी देखा। तकरीबन 2.5 साल में मुकम्मल होने वाले इस म्यूजियम में 23 गैलरियां हैं। नए दौर की मीडिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस म्यूजियम के तजर्बे को ख़ास बताता है। शाम को एक दिलचस्प लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो लेज़र लाइट, साउंड और विजुअल ग्राफिक्स के साथ भारत की फौजी कामयाबियों और कामयाब खलाई मशीनों की कहानी बयान करता है। म्यूजियम में एक खुसूसी प्रोजेक्शन रूम भी है, जहां वज़राए आज़म की तस्वीर सामने आती है। यहां उनकी खुसूसी तकरीर का लुत्फ़ भी लिया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं। इस साल बैनुल-अक़वामी यौम योग 21 जून को मैसूर में मुनक़िद होगा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही मुल्क भर में 75 आइकॉनिक मकामात पर भी यौम योग मनाया जाएगा, जिसमें 25 करोड़ लोग जुड़ेंगे। यौम योग पर अब तक 2 मरतबा गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। भारत के साथ ही दुनिया भर के 170 मुल्कों में यौम योग मनाया जाएगा। जापान से शुरू होकर न्यूजीलैंड में इसका ख़त्म होगा। गौरतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दुनिया भर में योग की मकबूलियत बढ़ी है। कोरोना के दौर में योग से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। योग उत्सव के लिए मरकजी सरकार की सभी वजारतें भी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। आयुष के मरकजी वज़ीर सरबानंद सोनोवाल ने कहा है कि इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साथ ही सभी रियासतों के वज़राए आला से भी यौम योग को कामयाब बनाने की अपील की गई है। अगली 21 जून को हम मैसूर में फाइनल इवेंट मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, जिसपे हमारे देश के आदर्शवादी नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व देंगे। और उसी हिसाब से देश के अलग अलग प्रांतों में 75 आइकॉनिक लोकेशन में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाएगा। और सारे प्रक्रिया में हर मंत्रालय शामिल होंगे और हर मंत्रालय भी अपने विभाग, अपने अलग अलग संस्थाओं के जरिए उसी दिन 75 लोकेशन में वो भी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाएंगे। तो हम लोगों ने इस विषय को बढ़ावा देने के लिए देश की हर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि अपने अपने प्रदेश में 75 लोकेशन में वो भी तैयारी करें। और उसी हिसाब से हमारे सारे माननीय सांसदगण को भी हम लोगों ने लिखी है, रिक्वेस्ट की है, ताकि अपने क्षेत्र में 75 लोकेशन में वो भी जनता के सहयोग से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाए। और कोरोना के बाद 2 साल बाद होने जा रहे हज की तैयारियां जारी हैं। इस बार 357 इंतजामी और तिब्बी अफराद को अक़लियती उमूर की वजारत की तरफ से 2 दिन की तरबियत के बाद सऊदी अरब भेजा जाएगा, जहां ये लोग भारत से जाने वाले आज़मीन हज की देखभाल करेंगे। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस बार भी भारत को जो कोटा मिला है वो दीगर इस्लामी ममालिक से ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि इस बार लोग बग़ैर सब्सिडी के हज पर जाएंगे और सब्सिडी के बग़ैर सफ़र महंगा नहीं होगा। सब्सिडी की बुनियाद पर जो धोखा किया जा रहा था उसको हमने ईमानदारी से मुनहदिम कर दिया है। इस बार भारत से तकरीबन 80,000 आज़मीन हज जाएंगे। आज़मीन हज के लिए पहली परवाज़ 6 जून को रवाना होगी। 2 सालों के बाद हज 2022 होने जा रहा है, यानी हिंदुस्तान के हज यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिना सब्सिडी के जो हज हो रहा है वो बिना सब्सिडी का हज होने के बावजूद भी किसी तरह से महंगा नहीं हो पाया है। इससे एक बात बहुत साफ है कि सब्सिडी के बल पर सियासी छल का काम बहुत दशकों तक चलता रहा और सब्सिडी के बल पर जो सियासी छल हो रहा था उसको हमने ईमानदारी के साथ ध्वस्त किया है और पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ हज यात्रियों को की हज यात्रा सफल हो, सुलभ हो, सस्ती हो, इसके लिए मजबूती के साथ काम हुआ है। 6 और 7 जून से जो है वो पहली फ़्लाइट शुरू हो जाएगी। हज यात्रियों को ले करके फ़्लाइटें जाना शुरू हो जाएंगी। हमारी तैयारी हिंदुस्तान में भी और सऊदी अरब में भी
संपूर्ण हज यात्रा सफल हो, लोगों की सेहत और सलामती, हेल्थ और हाइजीन को हमने प्राथमिकता दी है और उसको ध्यान में रख करके हम मजबूती के साथ हज यात्री सुरक्षित और सफल तरीके से हज यात्रा कर सके, इसकी कोशिश। और दिल्ली एनसीआर में आज सुबह सुबह तेज आंधी के साथ जबरदस्त बारिश हुई। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में बारिश के सबब लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिली। हालांकि ये बारिश कुछ परेशानियां भी साथ लेकर आई। लोगों को ट्रैफिक की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर सर्विस भी मुतासिर हुई। महकमे मौसमियात ने दिल्ली में बारिश को लेकर आज के लिए ऑरेंज और मंगल के रोज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि दिल्ली में दर्जे हरारत में कमी वाक़ होगी। आज सुबह 5:40 से सुबह 7 बजे तक दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस गिरकर 29 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस पर हो गया। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर पेड़ों के गिरने की इत्तला भी है, जहां सड़क पर ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। आंधी, पानी और ख़राब मौसम की वजह से 18 परवाज़ों में ताख़ीर हुई और 2 परवाज़ें रद्द कर दी गई। शदीद गर्मी के बाद दिल्ली एनसीआर का मौसम इतवार की रात से ही खुशगवार हो गया। लोगों ने इस शदीद गर्मी से राहत की सांस ली, लेकिन यह खुशगवार मौसम कब तक रहेगा, और इस पर हमारे नुमाइंदे रजनीश त्रिपाठी ने माहिर मौसमियात आरके जीनामणि से बात की है। गर्मी के बाद जनमानस को राहत की सांस मिली है। कल रात से मौसम खुशनुमा हुआ। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक आरके जीनामणि, उनसे बात करते हैं। जीनामणि जी, ये राहत कब तक रहेगी? नहीं, देखिए, जो इतना मैसिव जो एक्टिविटी हुआ है, मतलब अमृतसर, चंडीगढ़, सारा जो स्टेशन है, जो हमारा एयरपोर्ट है, जहाँ 30 मिनट्स का ऑब्जर्वेशन है, तो विंड स्पीड जो है 50 से 70 किलोमीटर तक था और टेम्परेचर भी फॉल हुआ 8 से 12 डिग्री। तो हमारा जो अभी प्रेडिक्शन है, क्योंकि ये WD अभी रेन तो कम होने लगेगा या विंड स्पीड भी कम होने लगेगा, क्योंकि जो मेजर पार्ट है वो सुबह आज हो गया था। कल नाइट से पंजाब से शुरू हुआ था और दिल्ली अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अगर देखेंगे क्लाउड आज लखनऊ में अभी चल रहा है, तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा आज या कल सुबह तक रहेगा, ये क्लाउडी और रेन। और उसके बाद जो है, देखिए, तापमान अभी तो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ। जैसे फरीदाबाद में 94 मिलीमीटर हुआ है हैवी, गुड़गांव में भी कुछ 65 मिलीमीटर हुआ है, और हमारा इधर जो पूर्व दिल्ली जो है वहाँ थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि ज़्यादा पश्चिम में हुआ है और पहाड़ी में भी हुआ है। तो ये इसका इम्पैक्ट रहेगा 6-7 दिन रहेगा, जिसका पहले हीट वेव नहीं होगा। तो 30 या 29 तक गर्मी, तो जो लू है ना, वो वाला कंडीशन नहीं आएगा, क्योंकि तापमान जो है 30 से पर बढ़ना शुरू होगा, टाइम लगेगा। तो ये अच्छा बात है कि जो लंबा, जो आप सोचिए मार्च, अप्रैल, अभी मई का लास्ट हो रहा है, तो टाइम पर आया, और अच्छा है कि लोगों का जो परेशानी है ये थंडरस्टॉर्म दूर करेगा। तो ये माना जाए कि ये मानसून है? नहीं, ये तो सभी को मालूम है, मानसून तो केरल नहीं आया ना, अभी भी अंडमान समुद्र में है। मानसून का अभी डिस्कशन नहीं हो रहा है, मानसून का टाइम अभी नहीं है उत्तर भारत के लिए। ठीक है, जनता के लिए जो राहत की सांस है वो आप बता रहे हैं कि 27-28 तक, उसके बाद फिर गर्मी। हाँ, फिर गर्मी, जो तापमान है वो तो फ्लक्चुएट होता है ना, लेकिन जो कंटिन्यूअसली हायर देन नॉर्मल रहता था, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव होता था, वो अभी थम गया। अभी 8-10 दिन के लिए ये अभी सप्रेस हो गया। और अच्छा है कि हमारा जो काम करते हैं, जो जो हमारा कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, उनके लिए इतना लंबा दिन, बताइए कि जो तापमान है, दिल्ली का बात करें या कहीं भी बात करें उत्तर भारत का, तो 40 से 48-49 तक रहता था। ठीक है ना, पहला बार जो है इट हैज कम डाउन बिलो 30। ठीक है, मानसून कब तक आएगा? मानसून एक्चुअली जो है अभी केरल के लिए हम लोग दे रहे हैं। केरल का हम लोग 27 दिया था, तो अभी ये ±4 डेज है, तो 27 के बाद कब आ रहा है वो, या 27 का पहले, ये अभी हम लोग एग्जैक्टली दे देंगे 2 दिन में। ठीक है ना, केरल पहले आने दीजिए, फिर बाद में उसकी प्रेडिक्शन हम लोग करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ रजनीश त्रिपाठी, DD न्यूज़, दिल्ली। और बिहार के पूर्णिया जिले में 16 मजदूरों को जम्मू कश्मीर ले जाने वाला ट्रक उलट गया। इस हादसे में 8 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक है। बताया जा रहा है कि ट्रक सिलीगुड़ी से जम्मू कश्मीर जा रहा था। मौसूला इतलात के मुताबिक ट्रक पर बोरवेल का सामान लदा हुआ था। इस दौरान जब ट्रक नेशनल हाईवे से गुजर रहा था, तभी ड्राइवर की आंख लग गई, जिसके बाद ट्रक गैर मुतवाजन होकर उलट गया। यह हादसा नेशनल हाईवे 57 के जलालगढ़ थाना इलाके के दर्जिया बाड़ी के करीब पेश आया। ट्रक उलटते ही कई मजदूर लोहे के पानी के पाइपों के नीचे दब गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई।
वाकये के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी काम शुरू कर दिया। मरने वाले मजदूर राजस्थान के उदयपुर शहर के रहने वाले थे और वो यहां मजदूरी करने आए थे। इंडोनेशिया के जकार्ता में आज से एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट शुरू हो गया है। पहला मैच रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी है। पहले क्वार्टर में भारत ने गोल करके 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है और दूसरे क्वार्टर का खेल खत्म होने तक भी भारत 1-0 से आगे है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के